हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 11 अगस्त और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रीलिम से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ कवर थी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में न्यूज़ कवर्ड है, हम इसे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, याद रखनी है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है ये। ठीक है, अब इसकी मेन एम क्या है कि अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करना जो मॉड मिड सॉरी लो या मॉडरेट इनकम जो इंडिविजुअल है उन्हें विद इन कंट्री में। इसकी दो कंपोनेंट है, याद रखनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, इसे एडमिनिस्टर कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और जो ग्रामीण वाली कंपोनेंट है, राइट, इसे एडमिनिस्टर कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दो हैं, दोनों की अलग अलग मिनिस्ट्री है, याद रखनी है। कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये स्कीम जो है ये कवर तो बेसिकली ये हाउस तो प्रोवाइड कर ही रही है इंडिविजुअल को, पर ये भी इंश्योर करती है कि जो बाकी स्कीम्स है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो पाए, जैसे कि टॉयलेट हो, सौभाग्य स्कीम हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए है, राइट, उज्ज्वला योजना है जो एलपीजी कनेक्शन के लिए है, जनधन है योजना जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ के लिए है, राइट, और एक्सेसिबल एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारी चीज़ इसमें कवर्ड होनी चाहिए, ये स्कीम इसे भी कवर करती है। ये लॉन्च कब हुई थी, डेट इंपॉर्टेंट और मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ईयर इंपॉर्टेंट है। तो 2015 में ये हुई थी। कुछ और हम देख लेते हैं डिटेल्स, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बेनिफिशियरीज जिन उन्हें ही ये मिलेगी जिनकी एज 17 ईयर से कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एज 70 ईयर्स है। ठीक है, 17 ईयर्स, 70 ईयर्स या उसके अंदर वाले इंडिविजुअल को ही ये मिलेगी। कोई इंडिविजुअल है जिसकी 70 ईयर्स के बाद हो रही है, जैसे 71 हो रही है, 72 हो रही है, उन्हें ये नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसमें तीन ग्रुप्स कवर की गई हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसकी इनकम, फैमिली इनकम 3 लाख पर एनम होनी चाहिए, ठीक है, या उसके अंदर। लोअर इनकम ग्रुप्स जिनकी फैमिली इनकम 6 लाख या उसके अंदर होनी चाहिए, और मिडिल इनकम ग्रुप जिसकी फैमिली इनकम 6 लाख से 12 लाख के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और एक और है मिडिल इनकम ग्रुप्स में ही ग्रुप 2 जिसकी इनकम बिटवीन 12 लाख टू 18 लाख पर एनम होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, अब ये देखिए कितनी लैक्स है, ये तो आप लिमिट याद नहीं रख पाएंगे, राइट, पर आपको क्या याद रखनी है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है और लोअर इनकम ग्रुप्स हैं और मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं। ये तीन है, क्योंकि यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकती है कि यह सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए लाई गई थी स्कीम, तो वहाँ वो गलत हो जाएगी, या सिर्फ लोअर इनकम के लिए लाई गई है, मिडिल इनकम ग्रुप्स इसमें कवर्ड नहीं है, ऐसे करके पूछ सकती है यूपीएससी। ठीक है, और क्या क्राइटेरिया है, जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंडिविजुअल के पास पहले से इंडिया में कहीं भी पार्ट में पहले से घर होगी तो उन्हें ये नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बार जो इंडिविजुअल ने बेनिफिट उठा लिया इस स्कीम की, तो बार बार वो इसकी बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, राइट, क्योंकि एक मेंबर बार बार आवास योजना के अंदर हाउसेस को अलोकेट नहीं कर पाएंगे एक से ज़्यादा। ठीक है, सिर्फ वन टाइम होगी ये। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोन एप्लीकेंट शुड नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी अंडर देयर नेम अलॉन्ग विथ एनी ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली मेम्बर्स के बिहाफ पे भी वो नहीं अलग से ले सकते हैं। ठीक है, होम रिनोवेशन एंड और इम्प्रूवमेंट लोन या सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन विल बी अलोकेटेड ओनली फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप कैटेगरी। ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। होम रिनोवेशन हो या होम इम्प्रूवमेंट लोन्स हो या होम की सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन हो, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलेगी और लोअर इनकम ग्रुप्स को मिलेगी। ये मिडिल इनकम जो ग्रुप्स हैं उन्हें नहीं मिलेगी। ये आपको याद रखनी है, यूपीएससी यहाँ पे आपको ट्रिक कर सकती है। इंपॉर्टेंट एक क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि हाउस गिवन अंडर दिस स्कीम विल बी ओन्ड बाय फीमेल्स। याद रखनी है कि फीमेल्स ही ओन करेंगी इसे, या जॉइंटली मेल के साथ भी इसे ओन कर सकती हैं, पर यहाँ पे विमेंस की पावर यहाँ दी गई है इस पर्टिकुलर योजना में, आपको याद रखनी है। अब चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। अब ये सतलज रिवर के रिगार्डिंग है, क्योंकि जिस ग्लेशियर से वो पर्टिकुलर फॉर्म होती है वहाँ पे वाटर लेवल अभी बढ़ी हुई है, जो थ्रेट कर सकती है लाइफ्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हम देख लेते हैं सतलज रिवर को। सबसे पहले तो मैप में देखेंगे
ये इंदस रिवर सिस्टम है, ठीक है। सतलेज रिवर सबसे नीचे है और सबसे ऊपर है इंदस रिवर। अब यूपीएससी आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछ सकती है, इसलिए मैं आपको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ एक बार बता देता हूँ। ये जहाँ मेरी कर्सर जा रही है उस पर आपको ध्यान रखनी है। ये है इंदस रिवर, ठीक है, सबसे ऊपर है। उसके बाद है झेलम रिवर, फिर यहाँ पे है चेनाब रिवर, फिर उसके नीचे है रावी रिवर, फिर उसके नीचे है ब्यास रिवर और सबसे नीचे है सतलज रिवर, ठीक है। अब साउथ टू नॉर्थ अगर हम बात करते हैं तो सतलज रिवर है सबसे नीचे, उसके ऊपर है ब्यास रिवर, उसके ऊपर है रावी रिवर, उसके ऊपर है चेनाब रिवर, उसके ऊपर है झेलम रिवर और उसके ऊपर है इंदस रिवर। कुछ और हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं सतलज रिवर के बारे में। तो कहाँ सोर्स है इसकी, इस रिवर की? मानसरोवर लेक, आ, या राकास लेक। इंटर इंडिया में कैसे करती है? तो सिपकिला पास से करती है जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखनी है आपको। यूपीएससी पूछ सकती है कि इंदस रिवर सिस्टम की कौन सी रिवर है जो सिपकिला पास से इंडिया में एंटर करती है, तो वो हो जाएगी सतलज। अब इसमें इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में भी मेंशन है, उसे भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये ट्रीटी है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक वैसे इसे नेगोशिएट कर रही थी और ये साइन हुई थी कराची में, कब? तो 1960 में, ठीक है, याद रखनी है 1960 में ये हुई थी। अब इस ट्रीटी में क्या बोला गया? ट्रीटी में ये बोला गया कि ईस्टर्न रिवर है वो इंडिया को दी जाएगी 3, और वेस्टर्न रिवर 3 जो है वो दी जाएगी पाकिस्तान को। अब पूरी रिवर तो नहीं दी जाएगी, राइट, उनकी वाटर यूजेस पे अथॉरिटी दी जाएगी, वो बात हुई है। अब ईस्टर्न रिवर में इंडिया के पास कौन कौन 3 रिवर दी गई है पावर? तो ब्यास, रवि, सतलज। तो याद रखनी है कि ये 3 में से एक रिवर सतलज है, जो अभी एग्जाम में भी पूछी आपसे जा सकती है, राइट, और अभी न्यूज़ में भी है। तो याद रखनी है कि सतलज इंदस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया को दी गई है, ब्यास, रवि, सतलज, यानी BRS करके आप याद रख सकते हैं। और वेस्टर्न रिवर है जैसे इंदस, चेनाब, झेलम, ICJ करके याद रख सकते हैं, ये दी गई है पाकिस्तान को। हालांकि यहाँ देखेंगे तो ये सारी रिवर्स ये इंडिया से ही पास होके पाकिस्तान में जाती है, राइट, तो आपको ये ध्यान देना होगा। यूपीएससी सतलज के बारे में अगर कुछ ये दो फैक्ट्स पूछती है तो इंदस वाटर से भी पूछ ऐड करके पूछ सकती है कि इंदस वाटर डिस्ट्रिक्ट में सतलज रिवर इंडिया को अलोकेट की गई थी इसकी यूजेस पावर, तो वैसे पूछ सकती है, इसलिए ये आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। तो ये एक जीन एडिटिंग के बारे में एक न्यूज़ है, ठीक है, छोटी सी न्यूज़ है पर इम्पोर्टेंट है। इसमें कैस्पर 9 जीन एडिटिंग टेक्निक के बारे में बात की गई है, क्योंकि इन्होंने एक अ, जो एक प्लांट है इसमें एक जीन को चेंज किया हुआ है, राइट, फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए। तो वो हम देख लेते हैं। क्रिस्पर कैस 9, अगर आपको पता होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो याद रखनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाली है। सैमलॉग 1, क्योंकि यूपीएससी की ट्रेंड है अजीब गरीब नाम वाली चीज़ें पूछती हैं, राइट, वहाँ आपसे पूछ सकती है कि सैमलॉग 1 देखी गई है न्यूज़ में, किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये जीन है, क्या ये फॉसिल है, क्या ये इनविजिबल स्पीसीज है, क्या ये बटरफ्लाई की स्पीसीज है, या क्या ये फ्रॉग या फिश या बर्ड की स्पीसीज है? तो वैसे आपसे ये पूछ सकती है। तो सैम लॉग 1 याद रखनी है, जीन है ये, ठीक है, अभी जो एक प्लांट्स में यूज़ की गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब मंकी पॉक्स के बारे में न्यूज़ है, वैसे ये आर्टिकल है तो हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। मंकी पॉक्स को एक बार समझ लेते हैं। हालांकि जीका वायरस, निपा वायरस, डेंगू, मलेरिया ये तो ऑलरेडी न्यूज़ में है ही। ये थोड़ी सी कम न्यूज़ में आई थी, ये अभी तक 3 मंथ में दूसरी बार ये अभी तक न्यूज़ में आई है, ठीक है। तो यूपीएससी देखिए बहुत ज़्यादा जो ट्रेंडिंग वाली चीज़ें रहती है उस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं आपसे पूछती है, आपको ये ध्यान में रखना होगा बात, ठीक है। हालांकि उसकी तैयारी तो आप करेंगे पर चांसेस कम रहती है, बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में रहती ना चीज़ें, वैसे उस पे यूपीएससी बहुत कम न्यूज़ पूछती है। तो एमपॉक्स पे 2 ही बार है, अगर ध्यान यूपीएससी के जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं अगर उनकी अगर ध्यान इस पे होगी तो चांसेस है मंकी पॉक्स के बारे में आपसे पूछ सकती है। तो इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, ठीक है, ह्यूमन एनिमल्स दोनों में होती है। सिम्टम्स क्या क्या है इसकी? तो रैसेस हो जाती हैं जो बाद में ब्लिस्टर की फॉर्म ले लेती है, और फीवर भी होती है इसमें, यहाँ तक कि लम्प्स नॉट्स में स्वेलिंग भी हो जाती है। इलनेस यूजुअली जब माइल्ड हो तो विद इन कुछ वीक्स में ही इंडिविजुअल रिकवर कर लेते हैं इससे, उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे क्या है ये एमपॉक्स? तो जूनोटिक वायरस है, ठीक है, एंड डीएनए वायरस है, ठीक है। तो जूनोटिक यानी पर्टिकुलर कोई एनिमल से हो रही है, राइट, और डीएनए वायरस है, ये आपको याद रखनी है। आरएनए वायरस करके पूछ सकती है कि एमपॉक्स आरएनए वायरस है तो गलत हो जाएगा।
ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है कैसे? तो डायरेक्ट स्किन से अगर कांटेक्ट हो गया, बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि खांसते हैं कोई, या कफ स्नीजिंग, स्पिट, वैसे में ये फैल सकती है। या यहाँ देख सकते हैं आप, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी ये पॉसिबल है ट्रांसमिट होना। अब एमपॉक्स एंडेमिक है कहाँ? सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में। यहीं पे यूपीएससी ट्रिक कर सकती है कि एंडेमिक है ये एशिया में, राइट, या एंडेमिक है इंडिया में। तो आपको ध्यान रखना होगा। और पहली केसेस कहाँ देखी गई है? तो 1917 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, यानी डीआरसी में देखी गई है। यहाँ पे भी यूपीएससी ट्रिक कर सकती है, ये इंडिया में ही पहली बार देखी गई है, राइट, या चाइना में पहली बार देखी गई है। तो वैसे आपको ट्रिक कर सकती है, याद रखनी है डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में 1970 में ये देखी गई है, ठीक है। और ह्यूमन एनिमल दोनों में पॉसिबल है, ठीक है। और नाम तो है इसकी मंकी पॉक्स, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मंकी में इसकी ऐसी कोई अभी स्टडी नहीं आई है जहाँ पता चली हो कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो नेचुरल कैरियर है वो मंकी ही है, राइट। जैसे निपा वायरस में तो पिग और फ्रूट बैट्स है, राइट, पर इसमें ऐसी अभी नहीं पता चल पाई है कुछ भी। तो आपको याद रखना है, नाम तो है पॉक्स, मंकी पॉक्स, पर ये मंकी से डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी और भी एनिमल्स उनमें ये देखी गई है। ये ट्रांसमिट कैसे होगी? तो एनिमल से ह्यूमन में कैसे होगी? जब ह्यूमंस को पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एनिमल्स ने बाइट कर लिया या स्क्रैचेस लगा दिए, राइट, या जैसे हंटिंग कर रहे हो, या हंटिंग करने के बाद उनको अनस्किन किया, या कुक कर रहे हैं वैसे इन्फेक्टेड एनिमल्स को, तब ह्यूमन में पॉसिबल है एनिमल के द्वारा ये होना। ऐसे ह्यूमन टू ह्यूमन तो हमने देखा कि सेक्सुअल कांटेक्ट हो, या स्किन कांटेक्ट हो, या फ्लूइड कांटेक्ट जैसे कि खांसना, थूकना, आ, या स्नीज करना, राइट। पर एनिमल से ह्यूमन में कैसे हो रही है वो, ये सारी इस केसेस में होती है। अब ये एक आर्टिकल आई है कि सऊदी अरेबिया ने अभी नई लॉ बनाई है माइग्रेंट्स वर्कर के लिए। इसमें जीसीसी के बारे में कवर है, तो वही हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट यही हमारे लिए है। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल क्या है? तो रीजनल है, इंटर गवर्नमेंटल है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन, यानी सारी चीज़ें हैं कुल मिला के। क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक बॉडी होती है, वो या तो रीजनल हो, या तो इंटर गवर्नमेंटल हो, या तो पॉलिटिकल हो, या तो इकोनॉमिक यूनियन हो। ये तो सारी ही हैं, तो याद रख सकते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें याद रह जाएंगी। कौन कौन सी इसके मेंबर्स हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के? तो बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो ये है, आपको याद रखनी होगी ये कंट्रीज। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इस काउंसिल की? तो रियाद, सऊदी अरेबिया। अब गल्फ कॉरपोरेशन कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी या फाउंड कब हुई थी? तो 1918 में। मैप में थोड़ी सी और जानकारी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये है पर्शियन गल्फ, ये है रेड सी, ये मेडिटेरियन सी, ये इंडियन ओशियन, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री है, मैप में समझ लेते हैं। सऊदी अरेबिया, कुवैत हो गई, बहरीन, कतर, यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान, ठीक है। अब ये पर्शियन गल्फ के बारे में थोड़ी सी बता दे रहा हूँ, यूपीएससी पूछ सकती है आपको कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो जीसीसी की पार्ट है, राइट। तो ऐसे आपको पूछ के कंफ्यूज कर सकती है, तो याद रखना है ये पर्शियन गल्फ है। कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है पर्शियन गल्फ से, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये है ईरान, ठीक है, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई। ओमान नहीं है, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्योंकि पर्शियन गल्फ के बारे में यूपीएससी पूछ ले आपसे, ठीक है, क्योंकि जीसीसी तो है ही न्यूज़ में, ईरान भी बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है, इसलिए। और ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे, ये है रेड सी, ठीक है। ये है इसराइल, इधर इसराइल भी बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है, ठीक है। ये एक छोटी सी पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ मेरी कर्सर है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये है गल्फ ऑफ अकाबा जो रेड सी से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब गगन, ये भी एक आर्टिकल है गगन यात्री के बारे में। अभी इंडिया की तरफ से दो जो क्रू हैं उन्हें सेलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है, आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उस पर जाने के लिए सेलेक्ट किया गया, राइट, ताकि वो अच्छी सी वहाँ नॉलेज लेकर आए जो हमारे गगनयान मिशन है उसमें फ्रूटफुल साबित हो। अब गगनयान क्या है मिशन, ये समझ लेते हैं। गगनयान मिशन क्या है? तो इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ठीक है, इसरो के द्वारा। अब ये 2025 में इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च ईयर है, ठीक है। हालांकि ये ओरिजिनली 2021 में डिसाइड की गई थी कि इसे लॉन्च की जाएगी ये प्रोग्राम को, पर ये नहीं हो पाई। अब ये 2025 में ऐसी सोची जा रही है इसे लॉन्च करने की। किस रॉकेट के द्वारा होगी? तो एल
HLVM3 हेवी लिफ्ट व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से होगी, ठीक है। अब गगनयान में क्या होगा पर्टिकुलरली कि 3 मेंबर्स को ऑर्बिट में सेंड किए जाएंगे, यानी अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर 3 दिन के लिए, और उन्हें सेफ्टली ये अर्थ पे वापस लाया जाएगा। कहाँ? तो इंडियन सी में के वाटर में लैंड कराकर। तो यही मेन सी सॉरी यही मेन इंफॉर्मेशन है गगनयान मिशन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये मिशन क्यों है? ताकि हम इंडिया अपनी जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की जो कैपेबिलिटी है, राइट, स्पेस फ्लाइट्स की, वो सारी बूस्ट कर पाए और उसे इंक्रीज कर पाए नॉलेज, इसलिए ये लाई गई है प्रोग्राम। याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रयान तो इंपॉर्टेंट है ही, गगनयान भी आपको अच्छे से करना है। अब लास्ट न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी टेस्ट किया एडवांस SM-6 नेवल एयर डिफेंस मिसाइल को। अब ये इसकी नाम क्या है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है। 2018 में पूछा है, उससे पहले भी यूपीएससी ने ऐसी मिसाइल्स हो, एयरक्राफ्ट हो, उसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो SM-6 मिसाइल ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री से रिलेटेड है, वहाँ की ये मिसाइल है, ठीक है। एक और एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट थी C-130J, ठीक है, एयरक्राफ्ट जो यूएस की है। इसी एयरक्राफ्ट की वजह से बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया में विजिट किया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट चल रही थी, राइट, इसीलिए। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती है कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है एयरक्राफ्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, या ये मिसाइल पूछी जा सकती है कि रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखनी है ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो या पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।